गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंत में हम नाइट्रो यौगिकों के रासायनिक गुणों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम अपचयन के विभिन्न प्रकारों को देख रहे थे। हमने देखा कि नाइट्रो यौगिकों का अपचयन इस प्रकार 3 पदों में होता है। पहले पद में जब अपचयन होता है तो नाइट्रोसो एल्कीन का निर्माण होता है। दूसरे पद में हाइड्रोक्सिल एमीन बनते हैं और हाइड्रोक्सिल एमीन का और आगे अपचयन करवाने पर पूर्णतया अपचयित होकर एमीन का निर्माण होता है। यानी कि ये कह सकते हैं NO2 समूह प्रथम पद में NO नाइट्रोसो समूह में बदलता है, फिर दूसरे पद में हाइड्रोक्सिल एमीन समूह में बदलता है और तीसरे पद में एमीन में बदल जाता है। तो अम्लीय माध्यम में जब अपचयन करवाते हैं नाइट्रो यौगिकों का तो NO2 समूह पूर्णतः NH2 में यानी कि एमीन में बदल जाता है। उदासीन माध्यम में दूसरे पद तक ही अपचयन होता है यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन तक ही अपचयन होता है। क्षारीय माध्यम में हम जो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक हैं उनका अपचयन करवाते हैं तो माध्यम की प्रकृति के आधार पर अलग अलग तरह से उत्पाद बनते हैं। अपचयन का उसी प्रकार से एक और तरीका है। जो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक हैं उनके अपचयन का एक तरीका है विद्युत अपघटनीय अपचयन। इसमें भी 2 कंडीशन है। यदि विद्युत अपघटनीय अपचयन दुर्बल अम्लीय माध्यम में करवाते हैं तो अलग उत्पाद बनता है, और यदि प्रबल अम्लीय माध्यम में विद्युत अपघटनीय अपचयन करवाते हैं तो अलग उत्पाद बनता है। तो देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन का जब दुर्बल अम्लीय माध्यम में विद्युत अपघटनीय अपचयन होता है तो एनिलीन बनती है। इसका मतलब है कि NO2 समूह पूर्णतया NH2 में बदल जाता है जब विद्युत अपघटनीय अपचयन होता है। और जब प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करवाते हैं विद्युत अपघटनीय अपचयन तो पैरा एमिनोफिनॉल प्राप्त होता है। तो इसमें ये देखना है कि जब प्रबल अम्लीय माध्यम में करवाते हैं तो NO2 समूह दूसरे पद तक ही अपचयित होता है। इसके बाद और इसका अपचयन होगा तो फिर ये NHOH समूह किस में बदल जाता है, NH2 में। लेकिन जब माध्यम प्रबल अम्लीय हो तो सिर्फ यहाँ तक ही अपचयन हो पाता है NO2 समूह का, और इसके बाद इसमें क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। प्रबल अम्लीय माध्यम में ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन समूह बनता है NO2 से, इसका फिर पुनर्विन्यास होता है और ये OH समूह जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ये पुनर्विन्यासित होकर इसके पैरा स्थिति पर जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद जुड़ जाता है, और वो हाइड्रोजन आकर फिर उस नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ जो उत्पाद बना ये NH2 में बदल गया। तो ये दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से आया था, ये हाइड्रोजन यहाँ जो कार्बन था उसके पास था, तो उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये OH समूह यहाँ जुड़ गया है और जो उत्पाद बना वो क्या है, पैरा एमिनोफिनॉल। ये देखिए ये क्या है, फिनॉल C6H5OH फिनॉल होता है, और OH की पैरा स्थिति पर NH2 समूह है तो इसे क्या बोलेंगे, पैरा एमिनोफिनॉल। या फिर ये एनिलीन होती है तो इसको ये भी बोल सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन। जो आपकी मर्जी हो, दोनों ही नाम सही है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो विद्युत अपघटनीय अपचयन भी 2 तरह का होता है। इसके बाद है जल अपघटन, नाइट्रो यौगिकों का जल अपघटन। देखिए हमने वर्गीकरण देखा था शुरुआत में नाइट्रो यौगिकों का, प्राथमिक नाइट्रो यौगिक, द्वितीयक नाइट्रो यौगिक, तृतीयक नाइट्रो यौगिक। तो जल अपघटन में हम सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक की ही बात करते हैं। तृतीयक नाइट्रो यौगिकों का जल अपघटन नहीं होता। और जो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन को सांद्र HCl या फिर 85% H2SO4 के साथ गर्म किया जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं हाइड्रोक्सिल एमीन बनते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो प्राथमिक एमीन है यानी कि NO2 उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्राथमिक कार्बन से NO2 समूह जुड़ा रहता है। तो आप ध्यान देना, इसमें जल अपघटन करवाते हैं तो क्या उत्पाद बनते हैं, एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक हाइड्रोक्सिल एमीन। तो NO2 समूह को तो परिवर्तित कर देना है हाइड्रोक्सिल एमीन में, NH2OH में, हाइड्रोक्सिल एमीन में, और NO2 समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को बदल देना है COOH में। तो ये हमारे उत्पाद होंगे, चाहे कैसा भी प्राथमिक नाइट्रो एल्केन हम लेते हैं। जैसे कि अगर हम, ये तो क्या है, नाइट्रो एथेन है, इसकी जगह नाइट्रो मेथेन ले लिया हमने, तो इसका जब जल अपघटन करेंगे HCl माध्यम में
तो NO2 को तो किस में परिवर्तित कर देना है, NH2OH में, और इससे जुड़े पहले कार्बन को किस में परिवर्तित कर देना है, COOH में। एक ही कार्बन का COOH कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एक ही कार्बन का, हमें पता है एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल होता है, तो ये फार्मिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जब CH2CH3 यानी कि एथेन था तो इसको COOH में परिवर्तित करना था, और ये जैसे कार्बन श्रृंखला थी वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है ना। और लंबी होती, मान लिया CH3 CH2 CH2 NO2 ऐसे होता, तो ये वाला COOH में परिवर्तित होता, बाकी कार्बन श्रृंखला वैसी की वैसी रहती, और NO2 समूह किस में परिवर्तित हो जाएगा, NH2OH में। तो ये प्राथमिक नाइट्रो एल्केनों का जल अपघटन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्सिलैमीन का निर्माण होता है। दूसरा है द्वितीयक नाइट्रो एल्केन उच्च ताप पर HCl के साथ कीटोन देते हैं। तो द्वितीयक नाइट्रो एल्केन जो होते हैं उनमें NO2 समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा रहता है जो 2 डिग्री कार्बन है। तो ये 2 डिग्री जो कार्बन है ये तो CO में बदल जाएगा, ठीक है, और कम से कम 2 अणु द्वितीयक नाइट्रो एल्केन के आपस में अभिक्रिया करते हैं। इस जल अपघटन क्रिया में 2 अणु एक साथ भाग लेते हैं अभिक्रिया में, ठीक है ना। तो जो उत्पाद निकल के सामने आते हैं वो है कीटोन, एक बनता है नाइट्रस ऑक्साइड और एक जल का अणु, ठीक है। चाहे कैसा भी द्वितीयक नाइट्रो एल्केन ले लो, ये यहाँ लिया है तो देखिए CH3 ये बन गया है CO में, और इसके साथ जुड़े जो एल्किल समूह है वो ऐसे कैसे इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये 2 अणु लिए थे तो 2 अणु ही किसके बनेंगे, कीटोन के, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड का एक ही अणु बनेगा क्योंकि 2 अणुओं में से 2 नाइट्रोजन मिल रहे हैं हमें, इसमें एक है दूसरे में दूसरा है, तो 2 नाइट्रोजन 2 अणुओं से मिल रहे हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड का एक ही अणु बनेगा और एक जल का अणु प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना है, द्वितीयक नाइट्रो एल्केनों से कीटोन प्राप्त होते हैं, जबकि तृतीयक नाइट्रो एल्केनों का जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। अगला रासायनिक गुण है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। इसमें भी देखिए सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक नाइट्रो एल्केन ही नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त प्राथमिक नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ क्रिया कर नाइट्रोलिक अम्ल बनाते हैं जो क्षार में विलय होकर लाल रंग का विलयन बनाते हैं। अब ये अभिक्रिया आपने कहीं देखी हुई प्रतीत हो रही है आपको, और ये दोनों ही अभिक्रिया कहाँ देखी थी, जब हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कर रहे थे तो वहाँ जो विक्टर मेयर विधि थी उसमें ये अभिक्रियाएँ आई थी। तो प्राथमिक अल्कोहल का परीक्षण है ये, जब अंत में प्राथमिक अल्कोहल को नाइट्रो एल्केन में बदलते हैं और फिर उसकी क्रिया HNO2 से करवाते हैं तो जो विलयन प्राप्त हुआ नाइट्रोलिक अम्ल का उसमें जब क्षार डालते हैं तो लाल रंग आते ही हम कन्फर्म कर देते हैं कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया यहाँ भी आई है और मैंने वहाँ भी बताया था कि नाइट्रो एल्केन में फिर से ये अभिक्रिया हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए किस तरह से अभिक्रिया करवाएंगे हम। ये संरचना है HNO2 की। तो प्राथमिक जो नाइट्रो एल्केन है इसमें ये इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, जल का अणु निकालना है हमें। तो जल का अणु 2 हाइड्रोजन तो हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो नाइट्रस अम्ल है इसका एक ऑक्सीजन ये इस तरफ है तो इसको इसकी साइड में रख दीजिए। इस तरह से करेंगे CH3 CH2 NO2। तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को इस तरफ रख देंगे तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, CH3 कार्बन की 2 संयोजकता खाली हुई तो ये नाइट्रोजन की 2 खाली हुई, कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ द्विबंध बना लेगा, बाकी सब जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। जैसे इसमें NaOH डालते हैं ये लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त द्वितीयक नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कर स्यूडो नाइट्रोल बनाते हैं जिसका नीला रंग होता है
और ये क्षार में अविलेय होता है। तो अब देखिए जल का अणु यहाँ भी निकालना है और हमने उदाहरण लिया है किसका, CH3NO2। तो ये द्वितीयक कार्बन है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। जल के अणु के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ देखिए अब की बार जल का अणु बनाने के लिए N के OH को इस तरफ करेंगे और डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को इस तरफ कर देंगे, क्योंकि OH मिल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा और जो संरचना प्राप्त होगी वो कैसी है, देखिए CH3 कार्बन CH3 और इस कार्बन से अब ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा एकल बंध से, क्योंकि एक ही संयोजकता खाली हुई है। इस नाइट्रोजन की भी एक ही संयोजकता खाली हुई है, बाकी जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो। इसे बोलते हैं सूडो नाइट्रोल। यहाँ देखिए थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दिया है, बाकी इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। इस कार्बन से NO जुड़ा हुआ है, NO2 है और बाकी ये दोनों मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और इसका नीला रंग प्राप्त होता है क्षार में डालते ही। जैसे ही क्षार में डाला जाता है नीला रंग आता है तो हम कह देते हैं द्वितीयक अल्कोहल कन्फर्म है, वहाँ जब हम इसके अध्ययन करते हैं। अब जो तृतीयक नाइट्रो एल्केन होते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो वो HNO2 के साथ क्रिया नहीं करते, ठीक है। इसके बाद है हैलोजनीकरण। अल्फा हाइड्रोजन युक्त प्राथमिक एवं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन क्षार NaOH की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करते हैं और देखिए NO2 समूह जरूर क्रियात्मक समूह है, लेकिन इस अभिक्रिया में इससे जुड़ा पहला कार्बन ही अभिक्रिया में भाग लेता है, उससे जुड़े हाइड्रोजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं और हैलोजन परमाणुओं द्वारा वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं। हैलोजन परमाणु के रूप में हम क्लोरीन भी ले सकते हैं और ब्रोमीन गैस भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए NO2 जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए 3 क्लोरीन के अणु लिए हमने। तो 3 हाइड्रोजन 3 Cl से प्रतिस्थापित हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन बचे हुए 3 Cl के साथ क्रिया करके HCl का निर्माण करते हैं। वो 3 HCl 3 NaOH के साथ अभिक्रिया करके NaCl और H2O का निर्माण कर लेते हैं और यहाँ 3 Cl आने पर ये क्या बना, CCl3NO2। CCl3NO2 को क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं, आंसू गैस भी बोलते हैं, इसलिए ये अभिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। वरना और भी दूसरा भी कोई एग्जाम्पल हम इसकी जगह ले सकते हैं, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, ये है, इसकी अभिक्रिया हम चलो Br2 से करवा रहे हैं। तो अब देखो कि जो अल्फा कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो Br2 के भी कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, फिर 2 ही अणु किसके लेंगे, NaOH के लेंगे। जब यहाँ 3 थे तो 3 इसके ले रहे थे, 3 इसके ले रहे थे। अब देखो 2 हाइड्रोजन इस ये 2Br2 का मतलब कितने Br हैं, 4 Br हैं एक तरह से। तो 2 Br तो यहाँ जुड़ जाएंगे, CH3 CBr2NO2, ये उत्पाद हो गया मुख्य उत्पाद। ये 2 हाइड्रोजन बचे हुए 2 Br के साथ अभिक्रिया करके 2HBr का निर्माण कर लेते हैं। ये अम्ल है जो विलयन में उपस्थित क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो NaBr प्लस 2H2O का निर्माण होता है। तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है, एक तो ये, एक लवण और एक जल। अगली अभिक्रिया है नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों की बात हो रही है, मुख्यतः इसमें नाइट्रोबेंजीन की बात कर रहे हैं। और नाइट्रोबेंजीन है वो दोनों तरह की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें देखिए जो नाइट्रोबेंजीन है NO2 समूह से मेटा स्थिति पर ही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, अर्थात NO2 समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए मेटा निर्देशी होता है। जो NO2 समूह है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए मेटा निर्देशी होता है। इस NO2 समूह से ये वाला जो कार्बन है ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही सिर्फ यहीं जुड़ सकता है। और अभिक्रियाएं भी देखेंगे आगे। इसका कारण देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। कारण ये है कि जो NO2 समूह है उसका -I और -M प्रभाव होता है। इसके कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति को धनावेशित कर देते हैं ये NO2 समूह, जबकि मेटा स्थान अप्रभावित रहता है। इसी कारण आने वाला
समूह मेटा स्थिति पर जुड़ता है। देखिए, जब नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी अवस्थाएं देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ऑर्थो और मेटा दोनों, ऑर्थो ये देखिए यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर, और पैरा, इन स्थितियों पर धनावेश आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन घनत्व जहाँ ज़्यादा है जिस स्थान पर, वो स्थान चाहिए। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो और पैरा पर तो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ दोनों ही स्थितियों पर धनावेश आता है अनुनादी अवस्थाओं में। तो वो फिर आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जुड़ सकता है? मेटा स्थिति पर ही जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों ऑर्थो और पैरा की बजाय मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ही कम प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें ये कंडीशन लगाई गई है कि मान लिया अगर होती ही है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाइट्रोबेंजीन में, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही मेटा स्थिति पर ही जुड़ेगा। उसका कारण इसकी अनुनादी अवस्थाओं से पता चलता है। और यहीं से एक प्रश्न ये भी बनता है कि नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी अवस्थाएं लिखिए, ठीक है ना। तो ये अनुनादी अवस्थाएं भी आप देख सकते हो। NO2 समूह की संरचना ये है, एक ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा रहता है, एक ऑक्सीजन उपसहसंयोजक बंध से। उपसहसंयोजक बंध को तीर के निशान से दर्शाते हैं। अगर तीर के निशान से नहीं दर्शाया तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर धनावेश दिखाते हैं, जो ले रहा है उस पर ऋणावेश दिखाते हैं। तो ये धनावेश इसके साथ बंध बनाने के कारण आया है। अभी क्या होता है, जब अनुनाद प्रदर्शित करेगा तो ऑक्सीजन अपने पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है, और नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए बेंजीन वलय में से पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। यानी कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो यहाँ द्विबंध बन गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने से इस कार्बन पे धनावेश आ गया। अब अनुनाद शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो धनावेश यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो धनावेश यहाँ आ जाएगा। और फिर इस धनावेश को ख़त्म करने के लिए नाइट्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन वापस देने पड़ेंगे। जैसे ही नाइट्रोजन वो इलेक्ट्रॉन वापस देगा, ऑक्सीजन अपने ये जो इलेक्ट्रॉन पहले लिए थे उनको वापस कर देता है, और पहले वाली जैसी अवस्था आती है अनुनाद वहीं ख़त्म हो जाता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि नाइट्रीकरण है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कल भी बात कर रहे थे, NO2 समूह प्राप्त होता है, NO2 प्लस। NO2 प्लस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है, तो वो कहाँ पर आकर जुड़ेगा? इस मेटा स्थिति पर। क्लोरीनीकरण है, यानी कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया में जो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है वो भी मेटा स्थिति पर ही जुड़ता है। इसी प्रकार देखिए H2 नहीं है, HCl होगा। ये एक Cl जुड़ जाता है और दूसरा Cl यहाँ से निकलने वाले हाइड्रोजन के साथ बाहर हो जाता है, ठीक है ना। H2 की जगह HCl लिख लेना। और इसमें देखिए ऐसा ही सल्फोनीकरण में होता है। सल्फोनीकरण SO3H है, तो SO3H H2SO4 से मिलता है SO3H प्लस, तो वो मेटा स्थिति पर आता है, और एक OH बाहर रह जाता है, वो H से जहाँ निकलने वाले H के साथ क्रिया करके जल का अणु बना लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के जुड़ने के कारण उत्पाद प्राप्त होता है। अब आप समझ गए होंगे कि यदि जो नाइट्रोबेंजीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देगा, तो आने वाला नाभिक स्नेही कहाँ जुड़ना चाहिए? नाभिक स्नेही कैसा होता है? ऋणात्मक भाग होता है, तो नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। तो आप समझ जाओ कि नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी अवस्थाओं में देखने पर हमें पता चला था कि दोनों ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आने वाला नाभिक स्नेही भी कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे। तो नाइट्रोबेंजीन में NO2 समूह नाभिक स्नेही अभिकर्मक के लिए ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे नाभिक स्नेही आसानी से क्रिया कर सकता है। यानी कि जैसे एक उदाहरण लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई है, तो इससे आने वाला OH माइनस यानी कि नाभिक स्नेही या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या जुड़ेगा पैरा पे, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा वहीं आकर नाभिक स्नेही जुड़ेगा, तो उत्पाद प्राप्त होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये आपका 13 का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना।
संडे को नाइट्रो यौगिकों का टेस्ट होगा। धन्यवाद।